तो गाइस कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे। तो यार देखो, जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट जो है वो पास आ रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस समय हमें कितने मॉक टेस्ट मिनिमम देने चाहिए, कैसे उसको हम एनालाइज करें, टेस्ट हमें कहाँ से देना सही रहेगा। तो यार देखो, सारे सवालों के जवाब इस छोटे से वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि भाई मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। तो पहली चीज़, मॉक टेस्ट आपको उतने ही देने चाहिए जितने आप सही से एनालाइज कर पाओ। अगर तुम टेस्ट तो दे जा रहे हो लेकिन अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है और उसको रेक्टिफाई करके अगले टेस्ट को दे नहीं पा रहे हो, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। यानी हमें उतने ही मॉक टेस्ट देने चाहिए जितने से अपने को रियल में क्या हो, एनालाइज उनको अपन कर सकें। तो यार नॉर्मली स्टूडेंट्स ठीक से जब एनालाइज करते हैं तो उसको उनको एक टेस्ट दे के एनालाइज करने में 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। तो यानी मिनिमम, अगर बेयर मिनिमम बात करें तो अपने को 6 से 7 मॉक टेस्ट जेईई मेन लेवल के प्रॉपर देने चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात है, ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में देने चाहिए। फ़ोन पे अगर टेस्ट दोगे तो यार आपको रियल एग्जाम की फील नहीं आएगी। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उस पर प्रॉपर एग्जाम को दो। उस समय कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए, कोई मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे आप मक्कारी करोगे तो खुद के साथ धोखा करने वाली बात हो गई। तो ऑनेस्टली टेस्ट दो, ठीक है। और अगर आपके घर में लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो भाई कहीं साइबर कैफे वगैरह जाके वहाँ पे आप दे सकते हो टेस्ट को, राइट। तो मिनिमम 6-7 टेस्ट आपको देने चाहिए। अब अगली बात आती है कि टेस्ट को हमें कहाँ से देना चाहिए। तो यार देखो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम देते हो अपना, जिसके बेसिस पे आपको असेसमेंट होता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट आपका बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल रियल जेईई एग्जाम जैसा ही होना चाहिए। अब इसके अंदर मेरा सजेशन ये है कि भाई देखो, इसके अंदर 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से टेस्ट दे सकते हो, या होता है पेड टेस्ट सीरीज। पहली बात करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर हम बात करें तो एनटीए अभ्यास नेचुरली काफ़ी ऑथेंटिक है। एनटीए अभ्यास में काफ़ी सारे, अगर हम देखें तो टेस्ट हैं, उसको हम दे सकते हैं। लेकिन ये समझने की गलती मत करना कि एनटीए अभ्यास में जो क्वेश्चंस डाले हैं वो एनटीए ने ही डाले हैं। भाई एनटीए इतना वेलागिरी एनटीए नहीं करता है। एनटीए के पास इतना समय नहीं है कि उसने अलग से एक कंटेंट की टीम बिठा रखी है और वो एनटीए अभ्यास ऐप के लिए पूरा काम कर रहे हैं। नहीं, ये जो क्वेश्चंस है थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड किए हैं। तो बात ये, एनटीए अभ्यास का यूज़ किया जा सकता है, पर उसको ये मत समझना कि उसके क्वेश्चंस जो है बिल्कुल वैसे के वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम जेईई में आ जाएंगे, राइट। अब देखो क्या होता है कि एनटीए अभ्यास जो है ना, एक तो ऑप्शन ये है अपने पास, उससे आप दे सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे पेपर्स आपको बहुत ही रिलेवेंट मिले। कई बार एनटीए अभ्यास में भी कई सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, सोचो एनटीए अभ्यास में। तो इसीलिए फ्री वाली चीज़ों में ये नुकसान होता ही है कि आप किसी को कह नहीं सकते यार आपने ये क्यों किया, क्योंकि आपको तो फ्री में वो चीज़ मिल रही है। तो आप उनको बोल नहीं पाओगे ना, एनटीए वालों को क्या बोलोगे कि आपने इस ऐप में ऐसा ऐसा किया, राइट। तो बाकी वैसे खैर ओवरऑल डिसेंट है। जो स्टूडेंट अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते तो वो उनके लिए एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं उनको मेरा रिकमेंडेशन है कि कोई ना कोई एक तो पेड टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। एक तो आप जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो, जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ की टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा एक और पेड टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए। अब देखो, ये जो पेड टेस्ट सीरीज है ये कहाँ की ज्वाइन की जाए। तो देखो यार, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो जेईई मेन के लेवल से या तो कई बार बहुत ही डाउन होते हैं या कई बार बहुत ही हाई होते हैं। हाई इन द सेंस टफनेस के मामले में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, या कई बार वेटेज के हिसाब से नहीं होते। बिकॉज जैसे आप जानते हो कि एनटीए में जो पेपर एनटीए कंडक्ट करती है नॉर्मली वेटेज काफ़ी यूनिफॉर्म सी रहती है। तो पेपर जो उसी तरह का होना चाहिए। तो आपको अपने सीनियर्स का फीडबैक लेना चाहिए कि भाई कहाँ के टेस्ट रियल में जेईई मेन के एग्जैक्टली लेवल के थे, है ना। बाकी मेरा रिकमेंडेशन, मैं जानता हूँ आप जानना चाहते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप एटीपी स्टार जो है ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे ऐप पे या वेबसाइट पे जाके एओटीएस जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो एओटीएस है वो है एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। उसमें जो पेपर होते हैं वो काफ़ी बुलजाई कंटेंट उनके अंदर होता है। बुलजाई कंटेंट का मतलब है वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं। तो आपको रियल एग्जाम फील आ जाती है, आपको असेसमेंट हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई एनालाइज कैसे करना है आपको। तो यार देखो, पेपर को एनालाइज करने में जिसने आज तक अभी तक नहीं करना शुरू किया है तो उनको क्या दिक्कत आएगी कि शुरू में एनालाइज करने में लगेगा टाइम, और उसका बेनिफिट आने में 2-3 पेपर लगते हैं। 2-3 पेपर्स के बाद आपको बेनिफिट मिलता है। एक एग्जाम के बाद एनालिसिस से आपको सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम में आप एकदम से
जादूगर सम्राट शंकर नहीं बनने वाले, एकदम से जादू नहीं होने वाला। तो पहली चीज़ तो दिमाग लगा लेना कि एनालिसिस में टाइम वेस्ट नहीं होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा 10-20% स्कोर इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एनालिसिस करने से बहुत काम हो जाता है। एनालिसिस कैसे करते हैं? सिंपल कॉपी बना लो, एक छोटी सी कॉपी बना लो या रजिस्टर बना लो, जिसको आप बोल सकते हो पेपर एनालिसिस नोटबुक। ठीक है, पैन हो गया आपका वो पेपर एनालिसिस नोटबुक। तो पैन आपको चाहिए। अब उसके अंदर क्या होगा कि भाई जो भी टेस्ट है उसका नाम, नंबर लिख लो, सिंपल रखो, कीप इट वेरी सिंपल। नंबर लिख दिया ताकि आप उस टेस्ट को कभी एक्सेस दोबारा करना चाहो तो आपको पता हो कि इस टेस्ट का एनालिसिस है। उसमें एक तरफ आप क्वेश्चन नंबर लिखो, ये वो क्वेश्चन नंबर लिखोगे जो आप या तो अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, या ये वो होंगे जो आपसे गलत हुए हैं। दो तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। जो तुमसे ठीक हो गए हैं वो तो ठीक हो ही जाएंगे वैसे भी, तो उसमें इतना कोई एनालिसिस का पार्ट नहीं बढ़ता। अब दूसरे कॉलम में आपको क्या लिखना है? रीजन लिखना है, वजह लिखनी है कि यार ये गलत क्यों हुआ मुझसे, या मैं अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाया। वो रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, सिली हो गई। अरे यार सिली कौन सी थी भाई? सिली मतलब बेवकूफ़ी हुई ना। किस तरह की बेवकूफ़ी हुई? क्या कैलकुलेशन एरर हो गया था, या क्वेश्चंस को ठीक से नहीं पढ़ा था? किस तरह की दिक्कत हुई थी? या उस समय माइंडसेट कहीं और ही था, ध्यान कहीं और था, या एग्जाम हॉल में कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्या हुआ आपके साथ? वो लिखो यार उसमें, तभी तो समझ में आएगा कि सिली मिस्टेक है, किस तरह की सिली मिस्टेक है, कंसेप्चुअल एरर है। तब तुम्हें दिख जाएगा कि कितने बड़े पापी हो तुम। ठीक है, तुम्हें एहसास होगा कि यार मैं क्या पागल हूं क्या, कितनी सारी गलतियां करता हूं। उसमें से कई सारी मिस्टेक्स तुम्हें उसी समय रियलाइज हो जाएगी, यार ये तो अनअवॉइडेबल, मतलब ये तो अनअवॉइडेबल थी, ये तो मतलब हो ही जाती। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो यार दिखता है कि तो बहुत ईजिली मैं अवॉइड कर सकता था। आप शॉक्ड हो जाओगे देख के कि कई सारे क्वेश्चंस, यानी 4-5 क्वेश्चंस तो आपने बहुत ऐसे ही खो दिए। अब सोचो 4-5 क्वेश्चन जो आपने खोए, उससे आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। हर क्वेश्चन में जिसमें आपका -1 गया, वहां +4 होता तो 5-5 नंबर का फर्क पड़ता आपका। यानी 20 से 25 मार्क्स तो आप सिर्फ अगर प्रॉपर एनालाइज करके सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर लो ना, तो भी 20 से 25 मार्क्स तुम बढ़ा सकते हो। आप में से कौन कौन स्टूडेंट प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। कि वैसे मैं बता रहा हूँ बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर नोटबुक उनने बनाई होती है। और मैं बता रहा हूँ ना, दिक्कत कहाँ फंसती है ना, जैसे मैं खुद भी एनालिसिस करता था और बहुत टेस्ट का एनालिसिस किया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमें लगता है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। यार देखो शुरू में तो होगा ही, जब इतने सारे क्वेश्चंस गलत होंगे या अटेम्प्ट नहीं करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एक लिमिट के बाद इस टाइम लगाने से आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जो होगा, वो काफ़ी हाई रहने वाला है। ठीक है, तो यार टू सम अप मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट जो है वो देने चाहिए, 6 से 7 मॉक टेस्ट देने चाहिए। अगर तैयारी बहुत अमेजिंग है तो आप एवरी वीक 2 या 3 टेस्ट भी दे सकते हो। उसके अलावा आपको रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज आप फ्री भी ले सकते हो, लेकिन एनटी अभ्यास में दिक्कत बस वही आएगी कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सारे आपको रिलेवेंट मिले। पेड टेस्ट सीरीज में आप एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एटीपी स्टार की वेबसाइट पे जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने के लिए फ्री आप एटीपी स्टार ऐप का यूज कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। और उसके अलावा एनालिसिस करने के लिए एक नोटबुक बना लो जिसका नाम मैंने क्या दिया है, हाँ उसका नाम है पैन। पैन का यूज करो, सही में आपको बहुत अमेजिंग बेनिफिट होगा। ये चीज अगर आप ठीक से कर लेते हो, सिग्निफिकेंट स्कोर तुम्हारा बूस्ट हो सकता है। और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, कोई परेशानी अगर फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ओके, चलो फिर कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।